कैन आई होल्ड योर हैंड। एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। ये कस्में, ये रस्में, ये बातें, ये किस्से, कुछ तेरे हिस्से, कुछ मेरे हिस्से। ये आहें, ये राहें, ये बाहें, निगाहें, कुछ तेरी पनाहें, कुछ मेरी पनाहें। दोस्तों, समय प्रेम की इबारतें लिख रहा है। वो इबारतें जो एक बार दिल के दीवारों पर छप जाएं तो फिर कभी नए पेंट से उनकी आकृतियां मिटाई नहीं जा सकती। वो कौन सा गाना है? रुत बदले, दुनिया बदले, प्यार बदलता नहीं हो, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? हाँ, बिल्कुल ठीक एकादशी, यही प्यार है जो भूले बिसरे गीतों में मिलता है और जो इस उपन्यास के हर एक किरदार में बसा हुआ है। सच है, प्यार के इस बुखार से आखिर कौन बच पाया है? तो यदि आप भी हुए हैं कभी इस बुखार के शिकार, तो इस उपन्यास को सुनना न भूले यार, मेरी यानी कोमल अग्रवाल की आवाज में। देहरादून में एक परिवार मिलने पर गले मिल रहा था तो मसूरी में दूसरा परिवार गले मिलकर एक दूसरे को अलविदा कह रहा था। न जाने मुझे आज क्यों अच्छा नहीं लग रहा। पाखी अपनी अम्मा से लिपट कर रो पड़ी। वे लोग देहरादून वापस जाने को तैयार खड़े थे। तुम अम्मा के पास क्यों नहीं रहती 2-4 दिन, फिर मैं वहीं आ जाऊंगा, फिर वहीं से हम वैशाली की शादी में चलेंगे। सूरज ने अपनी राय दी। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, पाखी दृढ़ स्वर में बोली। अच्छा, तो फिर रोना धोना बंद करो, यहाँ इतने लोग हैं और फिर तुम देख तो रही हो कि सिंघाल साहब ने कैसे सबको धर दबोचा है। सूरज ने खुश होकर पाखी को न्यूज़पेपर दिखाया। फिर भी डर तो लगा है ना भैया, पाखी प्रशांत की ओर आते हुए बोली। मेरी गुड़िया बड़ी बहादुर है जमाई बाबू, एक बार बचपन में नाग को दूध पिलाया था। प्रशांत ने गर्व से बहन के कंधे थपथपाते हुए सूरज से कहा। असली या नकली भैया? सूरज ने ठिठोली की। देखा भैया, ये मुझे डरपोक समझते हैं, पाखी ने उसकी शिकायत लगाई। तो फिर बहादुर बनो और सूरज को भी हिम्मत दो, प्रशांत ने बहन को समझाया। जी भैया। बाबूजी अपने अनुभव के आधार पर रघु और गार्ड को सीख दे रहे थे और वे लोग हाँ करते हुए उनकी बातों पर सर हिला रहे थे। अम्मा राधा काकी और नीमा को पाखी का ख्याल रखने को कह सूरज के पास आई और उसे जुग जुग जियो वाला आशीर्वाद देने लगी। अब चलेंगे भाई, नहीं तो आज फिर दुकान के कस्टमर छूट जाएंगे। प्रशांत जल्दी से गाड़ी के पास गया जहां आलू सिंह तैयार खड़ा था। अब हम गोद भराई की रस्म पर मसूरी आएंगे, मीनाक्षी ने ननंद को गुदगुदाते हुए कहा और कार में जा बैठी। पाखी ने सूरज को प्यार से देखा और सूरज ने भी पाखी को प्यार से देखा। मुझे जूनियर सूरज जल्दी चाहिए, उसने धीमे स्वर में कहा। गाड़ी फाटक से निकली तो दोनों सभी को हाथ हिलाकर भीतर आए। सूरज उसे लेकर अतिथियों वाले कमरे में आया और वहीं पलंग पर पसर गया। ऑफिस नहीं जाओगे क्या? पाखी ने उसे आराम करते देखा तो पूछ बैठी। यार अभी होटल की बात तो मत ही करो,
सूरज ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा, तो छुट्टी का इरादा है। वह कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। जी चाहता है तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं और अपने जूनियर को फील करता रहूं। सूरज ने पाखी को अपने पास खींचा और उसके पेट पर उंगलियां फिराने लगा। उसकी उंगलियों की छुअन से पाखी रोमांचित हो गई। बहक रही हो? वह एक और हट गई। सूरज ने उसे अपने पास बिठाया और बोला, चलो मुझे अभी गोद में सोने दो। वह उसके गोद में सर रखकर लेट गया। प्रेम हृदय में हिलोरी मारने लगा और पाखी पति का माथा चूमकर उसे देखने लगी। अब तो होटल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सूरज ने उसे छेड़ा। जाना तो पड़ेगा, नहीं तो अभी फोन की घंटियां बजने लगेंगी। वह उसे दुलारते हुए बोली। ऐसे नहीं जाऊंगा। वह जिद करने लगा। अच्छा, तो कैसे जाएंगे साहब बहादुर? पाखी खिलखिलाई। पहले यहाँ। सूरज ने अपना बायां गाल उसके सामने कर दिया। लीजिए, कहते हुए पाखी ने उसे गहरा चुम्बन दिया। आई लव यू, वह प्यार से बोली। अब इधर। सूरज ने उसका फायदा उठाया। अच्छा, लाइए। जैसे ही सूरज ने अपना दायां गाल सामने किया, पाखी ने एक बाइट ली और वो बोली, जंगली। बताओ, जंगली। सूरज ने उसे बाहों में कस लिया और होठों पर अपने होठ रख दिए। आज मत जाओ ना, पाखी ने व्याकुल स्वर में कहा। और वो फोन की घंटी? सूरज ने उसके बिंदिया को ठीक करते हुए शरारती भाव से पूछा। फेंक दो सबको, वह ठुनकते हुए बोली। इतने नुकसान से तो अच्छा है तुम मेरे साथ होटल चलो। वह उठ खड़ा हुआ। चलो फिर, पाखी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वह अपने आप को आईने में देखने लगी। मेरे होते हुए भी आईने की जरूरत है क्या? सूरज ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके गाल सूरज के गाल से सट गए तो उसने पलकें उठाकर आईने में देखा। तो फिर बताइए पतिदेव, कैसी लग रही हूं? वैसी ही जैसे मिसेस सूरज प्रताप सिंह को लगना चाहिए। उसने उसके दुपट्टे को कंधे पर दोनों ओर टिकाते हुए कहा। जैसे ही वे दोनों होटल पहुंचे, लव बर्ड्स के आने का समाचार फैल गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हर कोई उठ उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर रहा था। वह भी प्यारी सी मुस्कान देती हुई सबके अभिवादन को स्वीकार कर रही थी। आज तो होटल में बाहर आई है। रोजी प्यारी सी मुस्कान देती हुई प्रभात के कैबिन में दाखिल हुई। मतलब? प्रभात अचरज से बोला। सूरज सर भाभी को लेकर आए हैं, अब आएगा मजा। रोजी के दिमाग में कुछ न कुछ तो पक ही रहा था। अच्छा, फिर तो हमें वहां होना चाहिए, कहते हुए प्रभात जल्दी से उठा और सब काम छोड़ बाहर निकल गया। रोजी भी उसे पुकारती हुई उसके पीछे हो ली। अब तुम यहाँ बैठो, मैं काम करता हूँ। सूरज ने उसे अपने कैबिन में सोफे पर बिठाया और इंटरकॉम उठाकर मिस रूबी से प्रभात को भेजने का निर्देश देने लगा कि तभी कैबिन के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कम इन। सूरज ने अनुमति दी। प्रभात और रोजी दोनों एक साथ भीतर चले आए। कांग्रेचुलेशंस भाभी, रोजी ने चहकते हुए सोफे पर बैठी पाखी को देखते ही जोर से कहा।
सर, आप तो छुपे रुस्तम निकले। अगला वाक्य उसने सूरज से कहा तो प्रभात का चेहरा देखने लायक था। सच है, लड़कियों के पेट में बात पचती नहीं है, मरवा दिया आज तो इन्होंने। प्रभात वहीं ठिठक गया और अपने आप से बोलने लगा। सूरज और पाखी दोनों हक्के बक्के रोजी की बात को सुन रहे थे। उन्हें यह कतई उम्मीद नहीं थी कि प्रभात ने सबको बता दिया होगा। वी वॉन्ट ग्रैंड पार्टी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को, वह बोले ही जा रही थी। तभी लिली भी वहां आ पहुंची। फ्रांसिस उसके पीछे खड़ा अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। आ जाओ बेटा, अपना ही घर है, सूरज ने हंसी में कहा। कांग्रेस सर, कांग्रेस मैडम, लिली भी बधाई देने लगी। अच्छा, तो इन्हें भी मालूम है। सूरज ने प्रभात को घूर कर देखा। वह तो बेचारा सूरज से आंख भी नहीं मिला पा रहा था। तभी फ्रांसिस को साइड कर आंटी एमिली अंदर चली आई। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। उन्होंने पाखी के पास जाकर उसके सर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा और उसका माथा चूम लिया। प्रभात, सूरज ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि वह समझ गया कि अब उसकी शामत आने वाली है। ये अनाउंसमेंट तुम्ही ने किया है ना? वह धीमे स्वर में बोला। वो मिस रोजी, प्रभात ने अपनी मजबूरी बताई। लगता है तुम भी काम से गए बच्चू, मेरी तरह। सूरज हंसा तो प्रभात का दिल हल्का हुआ। सब नन्ही मेहमान का नाम सजेस्ट करते हुए उसका दिल बहलाने लगी। खुशखबरी का समाचार पूरे होटल में फैल गया तो डिमांड भी होने लगी। आने वाले मेहमान की खुशी में एक विशाल केक आया और सभी की उपस्थिति में सूरज और पाखी ने मिलकर काटा। प्रभात, मेक श्योर कि आज होटल में खाने का बिल किसी से नहीं लिया जाएगा। अब घर जाओ, प्रभात तुम्हें पहुंचा आएगा। लंच ब्रेक के बाद वह पाखी से बोला। काका आई हैं, मैं उनके साथ चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। ठीक है, मैं काम खत्म करके आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना, सूरज ने उसे समझाया। जो आज्ञा पतिदेव, वह धीमे से बोली और मुस्कुराते हुए रोजी के साथ बाहर चली गई। शहर के अखबार अब अपनी भाषा बदल चुके थे। जिन अखबारों ने कल तक सिंघाल की घोर निंदा की थी और जो न्यूज़ बुलेटिन चिल्ला चिल्ला कर पुलिस महकमे को नाकारा घोषित कर रहे थे, वही समाचार पत्र आज सिंघाल को महानायक की उपाधि से विभूषित कर रहे थे। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। फोन पर फोन आ रहे थे जिनमें सूरज, पाखी, निशा चंद्र शामिल थे। अपने पिता के हत्यारे हडसन को सलाखों के पीछे देखकर निशा को कुछ राहत मिली, पर यह जीत अभी अधूरी थी। वॉल्टर और गूफी अभी तक पकड़े नहीं गए थे क्योंकि गूफी नेपाल में था और वॉल्टर पत्थर की हवेली में जाकर छिप गया था। हालांकि हार्डी गैंग का चीफ अब ऑस्ट्रेलियन पुलिस के कब्जे में था। दूसरी ओर रवि एक अलग ही चिंता में घुल रहा था। साशा जो रुपया अपने साथ लेकर आई थी, वह उन दोनों के लिए अब्रॉड जाकर सेटल डाउन होने के लिए अपर्याप्त था। सिंघाल और वॉल्टर दोनों का खौफ रवि को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। किसी भी दिन उन दोनों में से कोई भी उस तक पहुंच सकता था। यह सोचकर वह एक नए मिशन की रूपरेखा बनाने में लगा हुआ था। इस वक्त यही उसे सबसे सुरक्षित और सही उपाय लग रहा था। उसके सामने मेज पर कुछ कागज बिखरे हुए थे जिस पर एक ब्लूप्रिंट बना हुआ था। वह उस ब्लूप्रिंट पर निशान लगाता हुआ अपनी योजना बना रहा था। तुम पढ़ाई कब से शुरू कर दिया पार्टनर?
रॉकी ने गौर से उस नक्शे को देखते हुए पूछा। ये खजाने का नक्शा है बे चूजे। रवि ने एक भरपूर अंगड़ाई ली और उत्तर दिया। रॉकी उसके इस जवाब पर चौंका। खजाना मतलब ट्रेजर? यस, ट्रेजर। और ये ट्रेजर अब हम लूटेंगे। रवि के मन में लालच घर कर चुका था और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो गया था। बट पार्टनर, वो इंस्पेक्टर। रॉकी उसका प्लान सुनकर डर गया। ये देख क्या छपा है। कल शाम देहरादून पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद जश्न मनाएंगे ये खाकी वाले। उधर वो लोग जश्न मनाएंगे और इधर हम अपना काम कर जाएंगे। रॉकी उसके प्लान को सुन सिहर उठा, मगर रवि उसकी आंखों में तो जैसे हैवानियत नाच रही थी। सूरज बाबा अभी तक नहीं आए बिटिया, क्या बात हुई? शंकर काका घड़ी की सुइयों को देखते हुए पाखी से पूछ रहे थे। कोई क्लाइंट है काका, उनके साथ बिजी हैं। पर उसके स्वर में भी सूरज के देर से आने की टीस साफ झलक रही थी। उसे भी उसका यूं देर करना अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। उसने समय को हाथ से निकलते देखकर कहा। नाना बिटिया, ऐसे भूखे रहना ठीक नहीं, चलो कुछ तो खा लो। राधा काकी ने उसे ममता भरी झिड़की दी। भीतर पल रहे नन्हे बच्चे का ख्याल आते ही पाखी को लगा कि काके की बात बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं सैलेड खा लेती हूँ। उसने बेमन से सलाद खत्म किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। रिंग जा रही थी। तीसरी घंटी हुई तो सूरज ने कॉल रिसीव की। कब आओगे? उसके स्वर में बेचैनी और रुआसापन दोनों झलक रहा था। बस मेरी जान, अभी आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ ले रहा हूँ, तुम्हारा फेवरेट, उसी में टाइम लग रहा है। सूरज की खनकती आवाज कानों में मिश्री से घुल गई। मेरा फेवरेट? मगर क्या? पाखी अपनी आंखें बड़ी कर पूछने लगी। यार, तुम जानती हो मैं बताने वाला नहीं हूँ, सूरज ने अपने खास अंदाज में कहा। तुम जंगली हो, पाखी तनक कर बोली। मालूम है मैडम, आकर बताता हूँ तुम्हें, वेट फॉर मी। सूरज कुछ ऐसे बोला, पाखी को गुदगुदी हुई। उसे फ्लोटिंग हट में बिताए वो लम्हे फिर से याद आने लगे जो अभी तक का उनका बेस्ट टाइम था। मैं एक बार फिर वहां तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। लगता है जैसे वहां मेरा कुछ छूट गया है, कुछ ऐसा जो मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का है, जो वहां मिलकर एक हो गया। तुम्हारी आंखों की मस्तियां, मेरी अनकही उदासियां, संदल सी तुम्हारी गंध, देर सा मेरा मन, वो अजगी रातें, कुछ तुम्हारी कुछ मेरी, वो बहकी बहकी सी बातें, वो सांसों की कलियां, वो बाहों की नरमियां, एक मखमली सी शाम जो हो गई थी एक दूसरे के नाम। मेरी हर सांस तुम्हारे नाम है सूरज। वह बुदबुदाई और उसने अपनी डायरी बंद कर रख दी। अब तक भी सूरज नहीं आया था। वह आशंकाओं और उत्साह से लबालब भरी एक बार फिर सीढ़ियां उतरने लगी। आज थोड़ी थकान सी हो रही थी। उसे लगा ये नन्हे बच्चे के आने की आहट है। वह मुस्कुराई और सूरज के सही सलामत घर वापस लौट आने की प्रार्थना करती हुई गलियारे को पार करती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी।
टकटकी लगाए वह बड़े फाटक की ओर देखने लगी। रोशनियां मंद पड़ रही थी और गाड़ियों का हॉर्न भी अब इक्का दुक्का ही सुनाई पड़ रहा था। क्या हुआ मेम साहिब? रघु उसे वहां खड़ा देखकर झटपट आ गया। कुछ नहीं, तुम्हारे साहब आने वाले हैं ना? वह मुस्कुरा कर उससे बोली। एक बात कहे मेम साहिब? रघु ने उससे फौरन पूछा। बोलो। पाखी ने सहर्ष अनुमति दी। जब आप यहाँ नहीं आई थी तो साहब 12 से पहले कभी भी घर नहीं आते थे, कभी कभी तो होटल में ही सो जाते थे। उसकी आखिरी बात सुनकर पाखी हंसी। उनकी तो क्लास मैं लगाऊंगी, आने दो जरा। रघु बेचारा अब घबरा गया। छोटी मालकिन, आप छोटे साहब को मत बताना, नहीं तो हमारी नौकरी और छोकरी दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम भी ऐसे छोटी मालकिन कहा करो मंगलू भैया की तरह, अच्छा लगता है। पाखी के चेहरे पर एक निश्चल मुस्कान तैर गई। हाँ हाँ छोटी मालकिन। वह उसे मस्का मारने लगा। अपनी छोकरी को लेकर आना। वह हंसते हुए उससे बोली। सच्ची? रघु बोला। अभी पाखी कोई जवाब दे पाती कि उससे पहले ही सूरज की कार का हॉर्न सुनाई पड़ा। वो देखो आ गए। पाखी ने गाड़ी की हेडलाइट्स देखते हुए कहा। ये सब आपकी करामात है छोटी मालकिन। रघु ने मुस्कुराकर कहा और फाटक को खोलने के लिए आगे बढ़ गया। सूरज की कार फाटक के अंदर दाखिल हुई। वह खुद ही ड्राइव करके आया था। रघु, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया? उसने कार से उतरते हुए पूछा। रघु फाटक बंद करके उसके पास आया। वो तो दिन की ड्यूटी करके चला गया छोटे साहब। ठीक है, ड्यूटी अच्छे से करना। नींद तो पूरी हो गई होगी तुम्हारी? सूरज ने पूछा। हाँ, एकदम चुस्ती से निगरानी करेंगे छोटे साहब। अब तो हम बंदूक चलाना भी सीख लिए हैं। रघु ने उसे एक नई बात बताई। देखना किसी को ऊपर ना पहुंचा दो। सूरज उससे मजाक में बोला और पाखी के पास आया। उसकी बाहों में बाहें डाल वह अंदर गया और दरवाजा भीतर से लॉक कर दिया। सब सो गए? उसने पूछा। पाखी रूठी हुई सी बोली। तो इसका मतलब अब फुल रोमांस। सूरज ने भाप लिया कि अब इन रूठी हुई मैडम को मनाना ही पड़ेगा। पूछोगी नहीं प्रेजेंट कहाँ है? पहले खाना खाइए। पाखी ने उसे डाइनिंग की ओर ले जाते हुए कहा। नहीं, पहले प्रेजेंट। सूरज भी हट करने लगा। नहीं, मैंने बोला ना पहले खाना। वह भी अकड़ कर बोली। अच्छा बाबा, तुम्हारी बात ही सही। सूरज ने जल्दी से उसकी बात मान ली। पाखी प्रसन्न हो गई। देखा, पत्नी के सामने पति को झुकना ही पड़ता है। वह रौब जमाते हुए बोली। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मेरे बेबी को भूखा रख रही हो? वह नाराज होता हुआ बोला। सैलेड खा लिया है मैंने। ये देखो प्लेट। वह सफाई पेश करने लगी। लगता है तुम्हें सुधारना पड़ेगा। सूरज ने उसे प्यार से डांटा। पहले खुद तो सुधर जाओ। देर से आते ही क्यों हो? न तुम देर से आओगे न ही तुम्हारा जूनियर भूखा रहेगा। वह भी उसे डांट लगाते हुए बोली। तो सब गलती मेरी है? सूरज ने उसे घूरते हुए पूछा। और नहीं तो क्या? पाखी ने चाल चली। अच्छा, तो गलती सुधार लेते हैं। कहते हुए सूरज ने उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। छी, तुम सच में जंगली हो।
वह कसमसाती हुई उसकी बाहों से उतरने लगी, पर उसके बदन पर कसाव बढ़ गया था। अरे प्रूव तो करने दो, कहते हुए वह उसके होठों की ओर बढ़ा। दोनों की सांसें अब एक हो गईं। हो गया तुम्हारा, चलो अब खाना खाओ, पाखी ने अपने होठों पर उसके छुअन जब्त कर कहा। ये तो एपेटाइजर है। सूरज हंसा। क्या? पाखी ने खुद को छुड़ाया। हाँ, मेन कोर्स बेडरूम में, वह बोला तो पाखी ने जोर लगाया और उसकी गोद से उतर गई। वह शर्माते हुए उसे डिनर सर्व करने लगी। डाइनिंग स्पेस में रोमांस अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका था। एक बार फिर पाखी सूरज की गोद में थी और निवाला बनाकर उसे खिला रही थी। चलो मुंह खोलो। पहले हमारा जूनियर, सूरज ने कहा और निवाला उसके मुंह में डाल लिया। कितना प्यार करती हो तुम मुझे, और मैं हमेशा तुमसे लड़ती रहती हूँ, पाखी ने भावुक होकर कहा। लड़ती इसीलिए हो क्योंकि प्यार करती हो मुझसे, सूरज ने उसके हाथ से खाते हुए कहा। तुम्हारे बिना एक एक सेकंड ऐसे कटता है कि क्या बताऊं। तुम नहीं आते तो धड़कन रुक सी जाती है। पाखी ने इंतजार के उन बोझिल लम्हों को याद करते हुए कहा। तुम्हें बहुत इंतजार करवाता हूं ना, लेकिन क्या करूं, काम ऐसा आ जाता है। एक जर्मन कपल है, हमारे स्पेशल गेस्ट, उनके साथ बैठा हुआ था, इसलिए तो देर हो गई। सूरज ने प्यार से अपनी सफाई दी। तुम्हारे गेस्ट हमारे जूनियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पाखी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उस पर टिका दी। ना तुमसे और ना हमारे जूनियर से इस दुनिया में कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो वो सिर्फ तुम और तुम्हारा जूनियर। सूरज ने भी उसे अटेंशन देते हुए कहा। कोई सबूत है या ऐसे ही? पाखी ने एक जज की तरह कुर्सी पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए चम्मच को मेज पर हथौड़े की तरह बजाया। सबूत अभी दे देते हैं जज साहिबा, कहते हुए सूरज ने निवाला बनाकर उसके मुंह में डाला, पर इससे पहले कि निवाला वह पूरा खा पाती, सूरज ने आधा अपने मुंह में ले लिया। छी, जंगली, जज के साथ बदतमीजी करते हो। उसने अपना ड्रामा जारी रखा। ये बदतमीजी बार बार होगी। अब दोनों एक दूसरे को उसी तरह खिला रहे थे। देखा, तुम्हें भी जंगली बना दिया है। सूरज आज रोमांस के पूरे मूड में था और अब उसे गोद में उठाकर सीढ़ियों की तरफ चलने लगा। तुमको ज्यादा भारी नहीं लग रही? उसने अचानक पूछा। तुम्हें किसने कहा मुझे उठाने के लिए? पाखी फिर से रूठ गई। मजाक कर रहा हूँ चिड़िया। अब काकी को बोलना पड़ेगा कि हमारा बेडरूम नीचे शिफ्ट कर दे, उसने गंभीरता से कहा। क्यों? पाखी ने मासूमियत से सवाल किया। क्योंकि अब सीढ़ियां नहीं चढ़ना है तुम्हें, समझी? उसने उसे बेडरूम में ले जाकर पलंग पर उतार दिया। बातें मत बनाओ, पहले प्यार का सबूत दो। पाखी ने अपनी दोनों हथेलियों को उसके सामने रख दिया। तुम 100 बार मेरा नाम बोलो आंखें बंद करके, फिर मिलेगा तुम्हें प्रूफ, कहते हुए सूरज ने अपनी उंगलियां उसकी पलकों पर रख दी और उन्हें मीच दिया। वह दबे पांव पीछे हटा। पाखी आंखें मूंद कर मंत्र की तरह उसका नाम जपने लगी। सूरज लगभग कई सीढ़ियां फलांगते हुए जल्दी जल्दी नीचे गया और दरवाजा खोलकर कार की डिक्की के पास आया। रघु चकित होकर उसे देख रहा था। इधर आओ जल्दी, सूरज ने चिल्लाकर उसे बुलाया। डिक्की में एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। सूरज ने उसे निकालने का आदेश दिया।
तुम इधर से पकड़ो। कहते हुए सूरज ने दूसरा कोना थामा। रघु उसके आदेश का अनुसरण करता हुआ सीढ़ियों के रास्ते बेडरूम के सामने पहुंचा। दरवाजे को पैर के धक्के से पीछे धकेलकर सूरज भीतर घुस गया। रघु भी हिचकिचाते हुए भीतर आया। पाखी अभी भी वहीं बैठी सूरज के नाम की माला जप रही थी। उसने आंखें खोली और विस्मय से खड़ी हो गई। अब जाओ। सूरज ने उस बॉक्स को कारपेट पर रखवाकर रघु को जाने का निर्देश दिया। रुको, मैं भी आया। कहते हुए सूरज फिर नीचे गया, दरवाजा लॉक किया और दोबारा सीढ़ियों की तरफ आया। अब इसे खोल कर देखो, मेरे प्यार का प्रूफ। सूरज ने पैकिंग खोलने में पाखी की मदद की। जैसे ही डिब्बे के भीतर की चीज बाहर आई, पाखी की आंखें विस्मय से फैल गईं। तोहफा 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 लाया 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 लाया। भाई सूरज पाखी के लिए क्या तोहफा लाया है ये तो पता नहीं, पर आपने भी तो किसी न किसी को कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तोहफा जरूर दिया होगा, या किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तोहफा जरूर लिया होगा। क्या है आपका तोहफे से जुड़ा यादगार किस्सा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उपन्यास को लाइक और शेयर करके हमें भी एक प्यारा सा तोहफा देते जाइए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाइए। हमारे कंट्रीब्यूटिंग आर्टिस्ट हैं प्रभात साहू, खुशवंत साहू और एकादशी मंडल। वैसे सूरज क्या तोहफा लाया है पाखी के लिए, ये जानने के लिए अगले भाग में फिर से आइएगा। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।